Good morning, students. Last time we had understood till landing on the moon in chapter number 11. Now let's continue with the chapter Eclipses. An object that blocks the light and does not reflect it at all is called an opaque object. Opaque object क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है। जैसे कि ग्लास होता है, ग्लास के विंडो होते हैं तो उसमें से सनलाइट अंदर आती है, तो वो ओपेक नहीं है। बट उसी ग्लास विंडो के पास अगर हम ऐसा रख दें कोई, जैसे कि बुक रख दें, तो वो बुक जहाँ पे है तो बुक के आर पार लाइट नहीं जा पाएगी, तो वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है वो क्या होगा? ओपेक ऑब्जेक्ट। When light falls on an opaque object, it casts a shadow. जैसे कि हमारी परछाई होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे थ्रू लाइट पास नहीं हो सकता है। जैसे हम सनलाइट में खड़े रहते हैं तो ग्राउंड पे हम जहाँ पे हैं वहाँ से लाइट पास नहीं होती है, उतने में हमें एक डार्क कलर का एक शेप दिखता है जिसको हम परछाई, शेडो बोलते हैं, राइट? सो ओपेक ऑब्जेक्ट है, जब उस पर लाइट फेंकी जाती है तो उसके आसपास से लाइट पास होती है, उसमें से लाइट पास नहीं होती है, एंड दैट इज वाई एक शेडो बनता है। द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अर्थ और मून भी कैसे हैं? ओपेक है, मीन्स उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। When the sunlight falls on the earth and the moon, they cast shadow. जब भी सनलाइट अर्थ पे गिरती है या मून पे गिरती है तो उनकी परछाई बनती है। When the sun, the earth and the moon comes in a straight line, the earth casts its shadow on the moon or the moon casts its shadow on the earth. तो जब भी सन, मून एंड अर्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो क्या होता है? अर्थ का शेडो है वो मून पे बनता है कभी, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि मून का शेडो है वो अर्थ पे बनता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्लिप्स। इसको क्या कहते हैं? इक्लिप्स। जिसको ग्रहण बोलते हैं उसको इंग्लिश में इक्लिप्स कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इक्लिप्सेस इन डिटेल। ये 2 टाइप के इक्लिप्सेस होते हैं और वो कौन से हैं? दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट है ल्यूनर इक्लिप्स। When the earth comes between the sun and the moon in a straight line while revolving around the sun, the earth casts its shadow on the moon. तो जब भी ऐसा होता है कि अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है, हम पिक्चर में देख सकते हैं क्लियरली, सन दिखाया है और दूसरे एंड पे मून है, बीच में अर्थ है। इस टाइम पे क्या होगा? अर्थ का शेडो मून पे गिरता है। इट स्टॉप्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून। जितने जहाँ पे अर्थ है उसके आर पार तो लाइट नहीं जा सकती है, सो क्या होगा? शेडो बनेगा। हेंस द मून कैन नॉट बी सीन पार्टली और होली। इससे क्या होगा? मून है वो या तो हमें पूरा नहीं दिखेगा या फिर थोड़ा सा नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड ल्यूनार इक्लिप्स। इसी को ल्यूनार इक्लिप्स कहते हैं, जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं वो। हमें पता है मून की कोई लाइट नहीं होती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनलाइट है वो अर्थ रोक रही है बीच में, तो जितने पार्ट में सन की लाइट नहीं गिरेगी हमें उतना मून नहीं दिखेगा। When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is called a total lunar eclipse. जब ऐसा टाइम आएगा, मून है वो साइज में स्मॉल है, अर्थ बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से ढक जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा और तब हमें बिल्कुल भी मून दिखेगा नहीं। इसी को टोटल ल्यूनार इक्लिप्स कहते हैं। When the moon is partly hidden by the dark shadow of the earth, it is called partial lunar eclipse. अगर अर्थ का शेडो मून पे बनता है, उससे मून है वो पूरा नहीं ढक जाता है बट थोड़ा सा ही ढकता है, मीन्स थोड़ा सा ही नहीं दिखता है, तो उसको हम पार्शियल ल्यूनार इक्लिप्स कहते हैं। इट अकर्स ऑन फुल मून नाइट बट नॉट ऑन ऑल फुल मून नाइट्स। ये ल्यूनर इक्लिप्स है वो फुल मून नाइट मीन्स पूनम के रात को होता है, बट सारे फुल मून नाइट्स को नहीं होता है, ये कभी कभी ही होता है।
लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन। देखो, सन एक साइड है और मून एक साइड है, अर्थ बीच में आ रहा है। अर्थ के थ्रू लाइट पास नहीं होगी। इस वजह से क्या होगा, जितने पार्ट में अर्थ है वहाँ से लाइट नहीं जा रही है तो मून पे उतना पार्ट डार्क दिखेगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शैडो। और जब ऐसा होगा कि पूरी तरह से मून, अर्थ का शेडो इतना बड़ा है कि मून बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हुआ, टोटल ल्यूनार इक्लिप्स। बट अगर ऐसा हुआ कि अर्थ का शेडो थोड़ा सा ही उस पर गिर रहा है, तो दैट विल बी पार्शियल ल्यूनार इक्लिप्स। Solar eclipse. When the moon comes between the sun and the earth, the moon casts its shadow on the earth. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ गया है। कैन यू सी इन द पिक्चर, हमें सन दिख रहा है और दूसरे एंड पे अर्थ है, मून है वो बीच में है, राइट? The people in certain parts of the earth cannot see the sun at all or see it only partially for some time. अब जहाँ पे ये सनलाइट पास हो रही है मून के आसपास से, वहाँ के लोग तो सन को देख सकते हैं, बट जहाँ पे मून बीच में आ रहा है तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनको सन या तो पूरा नहीं दिखेगा या फिर थोड़ा सा नहीं दिखता है। दिस इज कॉल्ड सोलार इक्लिप्स। इसी को क्या कहेंगे, सोलार इक्लिप्स। When the moon hides the sun completely, it is called total solar eclipse. जब मून है वो पूरी तरह से हमें सन नहीं दिखेगा उसकी वजह से, मून की वजह से, तो हम उसको टोटल सोलार इक्लिप्स कहते हैं। So, no sunlight reaches the earth and it becomes totally dark even during the daytime. तो अर्थ के उस पार्ट में जहाँ पे मून बीच में आया हुआ है वहाँ पे अंधेरा हो जाता है डे टाइम में और दिखता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे नाइट है। When moon hides the sun partially, it is called partial solar eclipse. जिस अर्थ के पार्ट पे हम हैं वहाँ से अगर मून है उसने सन को थोड़ा सा ही ढका है, मून हमारे रास्ते में थोड़ा सा ही आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा सन दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल सोलार इक्लिप्स। इट अकर्स ओनली ऑन द न्यू मून डे बट नॉट ऑन ऑल न्यू मून डेज। न्यू मून मीन्स अमावस, जिस दिन हमें मून नहीं दिखता है। सोलार इक्लिप्स ऑलवेज न्यू मून को, अमावस को ही होता है, बट ऑल न्यू मून डेज को नहीं। कुछ न्यू मून डेज ही ऐसे होते हैं जब सोलार इक्लिप्स होता है। यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग अ सोलार इक्लिप्स, इट कैन डैमेज योर आइज। जब भी सूर्य ग्रहण, सोलार इक्लिप्स होता है, तब हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उससे हमारी आइज है वो डैमेज हो सकती है। टाइड्स, टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होती हैं। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल द लेवल ऑफ वाटर राइजेस अप एंड गोज डाउन ट्वाइस एवरी डे। इसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो सी का वाटर होता है वो 2 टाइम्स, दिन में 2 बार राइज होता है एंड फिर नीचे आ जाता है। The regular rising and falling of the level of water in the sea or ocean is called tides. तो tides किसको कहते हैं, रेगुलरली वाटर का जो लेवल है वो राइज भी होता है, फॉल भी होता है सी या ओशन में, उसी को टाइड्स बोलते हैं। टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। टाइड्स 2 तरह की होती है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। The moon's pull on the sea water is more than that of the sun. जो मून है वो सी वाटर को खींचता है, ये सन से ज़्यादा उसका फोर्स होता है। दिस इज बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू द अर्थ। इसका रीज़न क्या है, मून है वो अर्थ से ज़्यादा पास में है, ज़्यादा नज़दीक है। Therefore, the sea water on the side of the earth facing the moon gets attracted upwards. तो मून की साइड, मून को फेस करते हुए अर्थ की जो भी साइड होगी वहाँ पे जो भी सी या ओशन है उसका जो वाटर है वो मून की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए वो राइज होता है। दिस कॉजेज द हाई टाइड, इससे हाई टाइड बनता है। इन द एरियाज बिटवीन द 2 हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स। ऐसे एरियाज, 2 एरिया जहाँ पे हाई टाइड हो रही है तो उसके बीच में जो भी वाटर होगा वो लो टाइड बनाएगा। एवरी डे
रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। हर रोज अर्थ का रोटेशन होते रहता है और इसी वजह से 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड्स बनते हैं। द टाइड्स ऑफ द ओशन वेराई विद द फेजेस ऑफ द मून। जैसे मून के फेजेस होते हैं उससे टाइड्स में भी चेंजेस आते हैं। द हाईएस्ट टाइड अकर्स ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डे। हाईएस्ट टाइड कब होगी? जब फुल मून डे होता है, पूनम होती है, एंड न्यू मून डे होता है, अमावस होती है तब। टाइड्स आर यूजफुल टू शिप्स। टाइड से वो शिप की हेल्प करते हैं। When there is a high tide, there is enough water to let the ships come easily to the port. जब हाई टाइड होगी तब क्या होगा? बहुत वाटर होता है पोर्ट के आसपास, इसलिए शिप आराम से पोर्ट तक आ सकती हैं। The knowledge of the tide is also important for the fishermen before going out for fishing. जो फिशरमैन फिशिंग करते हैं उनके पास टाइड्स का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। As in a low tide, they cannot bring their boats back to the shore because the sea water recedes away from the shore. High tides also help in generating electricity. जब लो टाइड होगी तो जो फिशरमैन होते हैं उनको सी शोर तक अपनी बोट लाने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वाटर है वो कम होता है, मीन्स वो थोड़ा सी की तरफ ज़्यादा होता है, शोर की तरफ कम हो जाता है। हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाई टाइड से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। Artificial satellites. An artificial satellite is a human-made object that is purposely placed into the orbit around the Earth or other planets to perform specific functions. अर्थ और दूसरे प्लानट हैं उनके आसपास ऑर्बिट मीन्स उसका एक रास्ता होता है, उसके आसपास इमेजिनरी है, वहाँ पे कोई सचमुच का रास्ता नहीं है, बट उसी पाथ पे सैटेलाइट से वो ट्रैवल करते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? हम उसको मून कहते हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट है। बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों ने बनाए होते हैं और उनको प्लैनेट या अर्थ के पास उसकी ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। और उसके फंक्शंस क्या है, वो क्या काम करते हैं, वो भी हम देखेंगे। दे आर लॉन्च्ड बाय अ स्पेशली डिजाइंड रॉकेट। एक स्पेशल तरह का रॉकेट होता है और उसी से ये जो सैटेलाइट्स है उसको लॉन्च किया जाता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक 1 मीनिंग अ फेलो ट्रैवलर was launched by the Soviet Union USSR on October 4, 1957। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो 1957 में यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है उन्होंने लॉन्च किया था। उसका नेम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 का मीनिंग क्या होता है? फेलो ट्रैवलर, साथ में जो ट्रैवल करता है वो। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए भी हैं और लॉन्च भी किए हैं। द फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। इंडिया है उसने 1975 में 19 अप्रैल को पहला आर्यभट्ट नेम का आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था। Some of the other Indian satellites are INSAT means Indian National Satellite Series। उसकी सीरीज है मीन्स बहुत सारे INSAT नेम से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। देन IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये सैटेलाइट की भी बहुत सारी सीरीज लॉन्च की गई है। कल्पना 1, एड्यूसैट एंड भास्करा, तो ये सैटेलाइट्स इंडिया ने लॉन्च किए हैं। Some of the satellites and their uses are as follows. First, weather satellites take pictures of the movement of clouds and help to forecast weather. They give us early warnings of dangerous storms, cyclones, forest fires, floods, etc. वेदर सैटेलाइट्स है वो स्पेस से और के जो क्लाउड्स हैं उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं और उससे हम वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। साथ में अगर कहीं पे स्टॉर्म बन रहा है या साइक्लोन तूफान आने वाला है, कोई फॉरेस्ट में फायर लगी है तो वो कैसी है, फ्लड कहीं पे बाढ़ आई है तो सिचुएशन कैसी, ये सब हम उससे जान सकते हैं। सेकेंड, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स हेल्प टू ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स होते हैं वो किस में हेल्पफुल होते हैं? जब हमें और स्पेस के बारे में जानना हो, जो दूर के प्लैनेट है, गैलेक्सी है, उनको ऑब्जर्व करना हो, तब ये काम आते हैं।
Third, communication satellites help in sending messages from one country to another. कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट होते हैं वो किस काम में आते हैं? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई मैसेज भेजने हैं तब। सेल्यूलर फोन्स मीन्स मोबाइल फोन्स होते हैं वो, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा सेंड मैसेजेस बाय दीज सैटेलाइट्स। तो ये मोबाइल फ़ोन, फैक्स, इंटरनेट वो इसी सैटेलाइट्स की हेल्प से मैसेजेस भेजते हैं। 4. Remote sensing satellites are used to locate mineral resources underground water for land mapping. तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं? अर्थ पे कहाँ कहाँ पे मिनरल है, कहाँ अंडरग्राउंड वाटर है, वो लैंड को देखने के लिए, इन सब के लिए उसका यूज़ होता है। 5. मिलिट्री सैटेलाइट्स आर कॉल्ड स्पाई सैटेलाइट्स। वो जासूसी के काम आते हैं जो मिलिट्री सैटेलाइट है वो। These help in detecting the launch of missiles, the direction of the ships at sea and the movement of military equipment on the ground. इससे मिसाइल कहाँ पे लॉन्च हुई है, फिर कौन सी शिप्स सी में कहाँ पे जा रही हैं, या फिर मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसके मशीन्स होते हैं, वो सब कहाँ पे ग्राउंड पे लेके जाया जा रहा है, ये सब उससे देख सकते हैं। 6. Navigation satellites are used for providing geographical locations of the objects on the Earth's surface. जो geographical locations है सारे अर्थ के सरफेस पे अलग अलग ऑब्जेक्ट की, उसको हमें देखने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट हमें बहुत यूजफुल होता है। 7. Scientific satellites help to carry out the studies of the earth and its environment. साइंटिफिक सैटेलाइट है, उससे अर्थ और अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया जाता है। इंडियाज मिशन टू मार्स, जो मार्स प्लैनेट है, मंगल ग्रह है, वहाँ पे जाने का इंडिया का मिशन है, उसके बारे में बताया है। इंडिया लॉन्च्ड द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी प्रोब टू मार्स, मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑल्सो कॉल्ड मंगलयान, फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 5 नवंबर 2013। 2013 में श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से मंगलयान है उसको भेजा गया। द मंगलयान अराइव्ड इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर 300 days, कवरिंग ओवर 670 मिलियन किलोमीटर्स ऑन 24 सितंबर 2014। मंगलयान है मार्स पे 300 डेज के बाद पहुंचा और उसने 670 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल किया था। वो कब पहुंचा? 24 September 2014. India became the first country in the world to reach Mars in its first attempt. पहली ही ट्राई में मार्स पे पहुंचने वाला कंट्री बना इंडिया। पूरे वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज भी, उन्होंने भी अपने जो स्पेस शटल्स हैं उनको वहाँ पे भेजा है, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। These aims to study the features and atmosphere of Mars. तो मार्स पे क्या क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सब स्टडी करने के लिए ये मिशन बनाया गया था। Today we are keeping till here. I hope you have understood the concepts I explained. Thank you.